Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the participants in this webinar lecture. I'm thankful to my brother, dear brother, Tariq Iftar sir, for providing me an opportunity to interact with you on a very, very important topic, relevancy and admissibility of evidence in civil cases. As in my view and as a result of my long experience in the judicial service, it is the most intricate and difficult phase in the trial of any civil suit is the conclusion of the evidence, recording of the evidence, admissibility questions, relevancy disputes, and then of course the most difficult is to accept and admit while determining admissibility of documentary evidence act. So this topic will cover all these aspects, and I will focus upon the practical propositions and practical solutions of the situation which we normally daily our judges confront, and sometimes some untoward situation also arises during recording of evidence when we disallow any question and when we disallow any document any party wants to bring on the record. So, ladies and gentlemen, the topic is relevancy and admissibility of evidence in civil cases, how to procure documents. What is relevancy and admissibility? I will try to define it. Relevancy and admissibility both generally guide the courts on whether to accept or reject any evidence. Relevancy, अब ये बड़ा टेक्निकल बात जो मैं करने लगा. Relevancy is a matter of logic, while admissibility is a matter of law. Every relevant evidence may not be admissible. Admissibility is purely a question of law to be determined by the court. It is discretion of the court as per requirements of Qanun-e Shahadat order. I will just discuss with you कौन सी शहादत जो है वो रेलेवेंट है और कौन सी शहादत जो है वो एडमिसिबल है. इसका फैसला मैं भी एक जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की पेश करूंगा जिसमें ये सेटल कर दिया फाइनली ये किसने फैसला करना है. कहते एविडेंस मस्ट बी रेलेवेंट बिफोर इट्स एडमिसिबिलिटी इज कंसिडर्ड. रेलेवेंट होगी तो एडमिसिबिलिटी कंसिडर होगी. अगर रेलेवेंट ही नहीं है, एक चीज़ इररेलेवेंट पेश कर दी गई है जिसका कोई तल्लक ही नहीं है उस केस के साथ, उस दावे के साथ, बिल्कुल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अराबिक रिकॉर्ड पे आ जाएगा तो बेमकसद आएगा. लिहाजा उसकी क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एविडेंस विच वन पार्टी वांट्स टू प्रोड्यूस ब्रिंग ऑन द रिकॉर्ड दैट मस्ट बी रेलेवेंट, एंड इफ इट इज रेलेवेंट देन ऑफ कोर्स इट्स एडमिसिबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी विल बी सीन बाय द कोर्ट. Effect is relevant when it helps to prove an issue. अब एक और प्रिंसिपल ध्यान में रख लें, मोटा प्रिंसिपल. प्राइमरी एविडेंस will prevail over secondary evidence and documentary evidence will prevail over oral evidence. ये बुनियादी एक असूल है शहादत का. जब भी सिविल में आपने ये, मैं सिविल केस के हवाले से बात करूँगा, वैसे तो ये जनरल रूल है, क्रिमिनल में भी अप्लाई करेगा, लेकिन हम चूँकि आज अपने आप को कन्फाइन करेंगे सिविल की हद तक. ये लिख लें, ये बुनियादी बात है कि प्राइमरी एविडेंस हैज़ टू प्रिवेल अपॉन सेकेंडरी एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ टू बी प्रिवेल्ड अपॉन ओरल एविडेंस. ये बुनियाद है इसकी जिस पे हमने आज चलना है सारा. अब एविडेंस की क्या, एविडेंस किस किस्म की होनी चाहिए, इसकी तारीफ क्या, एविडेंस क्या होती क्या है, जी शहादत हम जिसे कहते हैं. सो एविडेंस की जो डेफिनेशन मुझे समझ आई वो ये है कि एविडेंस मस्ट बी एडमिसिबल
एविडेंस मस्ट बी एडमिसिबल, अथेंटिक, कंप्लीट, रिलायबल एंड बिलीवेबल। ये अगर है तो फिर इसकी एडमिसिबिलिटी पे बात होगी। ये फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर कोई लिख रहे दोस्त तो दोबारा ले। एविडेंस मस्ट बी एडमिसिबल, अथेंटिक, कंप्लीट, रिलायबल एंड बिलीवेबल। अच्छा, अब इसका फैसला किसने करना है कि ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये ठीक हैं, ये एविडेंस एडमिसिबल है? तो इसका फैसला जो है, इट इज द जज टू डिसाइड विच एविडेंस, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रेलेवेंट टू द इशू अंडर ट्रायल। और इस पर मुख्तलिफ मौके पे बड़ी बहस चली कि जी ये फौजदारी कोर्ट्स का क्या अख्तियार है और रेवेन्यू कोर्ट्स का क्या अख्तियार है एविडेंस के बारे में, और जो अपने दीगर अदालतें हैं, फोरम हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जजमेंट दी, जो जिसे मैं कहता हूँ ये बेसिक जजमेंट है, जिसके बाद ये तय हो गया कि ये फैसला सिविल कोर्ट ने करना है। ये जजमेंट है 2003 SCMR 2003 पेज 1207, 2003 SCMR पेज 1207। इसमें ये होल्ड हुआ, छोटी सी जजमेंट है ये, कि अथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, authenticity and genuineness of a document can always be tested by civil court who has got plenary jurisdiction। ये तय कर दिया गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की अथेंटिसिटी है इसका तयन जो है ये सिविल कोर्ट। आपने अब देखा होगा बाद का क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी जारी होती हैं और सिविल भी साइड बाय साइड जारी होती हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट्स बाद का हाथ अपना रोक लेती हैं कि इसमें चूँकि एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज का दावा भी चल रहा है, हमारे पास 376 365 है, तो पहले ये देख लें कि एग्जीक्यूशन का क्या फैसला, चूँकि वहाँ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं और वो सिविल कोर्ट ने फैसला करना है या फैमिली कोर्ट ने करना है। इस तरह बाज़ का ये चेक का केस चल रहा होता है, 489F में उधर ट्रायल चल रहा है और उधर एक सिविल सूट फाइल हो गया कि जनाब ये चेक फ्रॉडुलेंटली लिया गया, डेक्लेरेशन। तो कहते हैं कि पहले वहाँ तय कर लिया जाए, क्योंकि ये बुनियादी जो सिविल कोर्ट ने ध्यान में रखें कि सिविल कोर्ट, the decision of civil court will prevail. Rather, it is the only appropriate forum to determine the genuineness and validity of any document. So, one should be very clear in it कि अगर आपके पास ये प्रपोजिशन आए तो सिविल कोर्ट ने ये नहीं कहना कि जी जाओ पहले डॉक्यूमेंट वहाँ फौजदारी अदालत करे या रेवेन्यू वाले करे। नहीं, ये जब सिविल कोर्ट में आ गया कोई क्वेश्चन ऑफ जेन्युइननेस है, उसकी एडमिसिबिलिटी या जेन्युइननेस है, क्या डॉक्यूमेंट जेन्युइन है नहीं, ये इसका तयन सिविल कोर्ट ने करना है। ये जजमेंट ज़हन में रख लें, ये बेसिक जजमेंट है। इस पर आगे जाकर हम और भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब कुछ एविडेंस की किस्में भी हैं मोटी मोटी, अगर जिसमें कुछ फौजदारी भी होती है, लेकिन वो मैंने कोशिश की है कि सिविल की हद तक हम इसको करें। एक डायरेक्ट एविडेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या वो बंदा जिसके सामने ट्रांजैक्शन हुई वो खुद पेश हुआ है बतौर गवाह, दैट इज डायरेक्ट एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऑल्दो इन सिविल केसेस चांस इज लेस, यस येट समटाइम्स इट इज। सपोज आप एक शुबे का या कोई केस फैसला कर रहे हैं और बंदा कहता है जी मैंने सुना कि उसने फलां जगह पे खड़े होकर तलब मुआसबत की है, मैं वहाँ तो नहीं था, मुझे किसी ने बताया। तो ये दैट इज सर्कमस्टेंस, सुनिश्चित बात है, हियर से भी कह सकते हैं, या वो गैदर कर रहा है कि वहाँ बंदे इकट्ठे हुए थे, तो मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ निकले ये तीनों बंदे इकट्ठे थे, तो वेंडी भी था, वेंडर भी था, तो मुमकिन है वहाँ अंदर कोई सॉरी ट्रांजैक्शन हुई हो। तो ये इट इज़ सर्कम, लेकिन ये सिविल में बहुत कम होता है, हम इस पर रिलाई भी नहीं करते, सिविल कोर्ट्स मानती भी नहीं है ऐसी एविडेंस को। ये नॉर्मली फौजदारी का है, लेकिन भारत एक किस्म है इसकी। रियल एविडेंस, टेंजेबल, कोई चीज़ रिकवर है, कोई डॉक्यूमेंट है, जो उसको हाथ लगाया जा सकता हो, दैट इज रियल एविडेंस। एक्सपर्ट एविडेंस, आपके पास रोज़ पेश होंगे, किसी ने फिंगर हैंड वाला एक्सपर्ट है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, फोरेंसिक से आ गया है, दैट इज एक्सपर्ट एविडेंस। हियर से एविडेंस, वो मैंने पहले बता दिया, जिसे हम सुनी सुनाई कहते हैं, किसी और ने वाक़या किया, किसी ने सुना, उसने आगे आकर किसको बता दिया कि मैंने ये बात सुनी है। प्राइमरी एविडेंस, ये तो अभी मैं इसको बड़ा लंबा डिस्कस करूंगा, अभी जब हम उस पर जाएंगे ना चैप्टर 5 कानूनी शहादत ऑर्डर पर,
कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है, इसको मैं भी छोड़ देता हूँ, ये लंबी डिस्कशन है इसकी तरफ, ठीक है। इसके बाद ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इस तरह मतलब ये किस में चलती है। अच्छा, अभी मैं आगे चलने से पहले मैं एक प्रपोजिशन पुट करूँगा ताकि जस्ट टू डिटरमिन और असेस करेंगे हम उस प्रपोजिशन को हम साथ लेकर चलेंगे आखिर तक कि क्या रेलेवेंसी क्या है, और फिर उस रेलेवेंट एविडेंस से हमने कौन किस तरह एडमिसिबिलिटी निकालनी है उसमें से। पहले रेलेवेंसी बड़ी ज़रूरी होती है कि आपके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि रेलेवेंट चीज़ है क्या। मतलब एक मैं प्रपोजिशन देता हूँ, सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन कर लेते हैं, सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन, उसमें डिक्लेरेशन भी हम डाल लेंगे इसके अंदर ताकि एक ही दावा चाहिए। एक लेडी है ए, बी उसका वालिद था, वो फौत हो गया, वो दो उसके भाई हैं सी एंड डी। शी फाइल्स द सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन। प्रपोजिशन ये है, वो कहती है कि मेरा वालिद फौत हो गया है, ये जो मकान है एक कनाल का डेरा गाजी खां में सपोर्ट कर लें, ये मेरे दो भाई इस पर काबज़ हैं, और इन्होंने लास्ट डेज व्हेन माय फादर वाज ऑन डेथ बेड, इन्होंने कोई जालसाजी करके उससे कोई गिफ्ट की एक्नॉलेजमेंट भी कोई ऑर्डर सा बना के एक कागज़ सा तैयार कर लिया, अनरजिस्टर्ड आई। तो ये मैं उसकी मेरा हक है, इसमें हिस्सा बनता है शरीक, वो मुझे दिलाया जाए। और ये जो गिफ्ट एक्नॉलेजमेंट है, गिफ्ट जो लिखा गया है ज़ुबानी या ओरल जैसे कहेंगे, लेकिन चूँकि तहरीर आ गई है तो उसकी कोई डेट वगैरह करके ये हमें ये इसको सेट असाइड किया जाए, बीइंग फ्रॉडुलेंट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब इसमें जो डिफेंडेंट्स आएंगे वो जवाब इस तरह देते हैं कि जी ये जो बीबी है ए, जो प्लेंटिफ है, शी इज़ नॉट रियल डॉटर ऑफ द आवर फादर, डिसीज फादर, रादर शी इज़ अडॉप्टेड डॉटर। ये हमारी किसी रिश्तेदार की बेटी थी, हमारी बहन नहीं थी, वाले साहब ने अडॉप्ट कर ली इस तरह। अब इसमें मैं मुख्तसर इसको सिर्फ आपके, अब रेलिवेंट एविडेंस क्या है ज़हन में रखें कि वो बच्ची मांग रही है अपना हिस्सा। अगर तो वो कहते कि ये हमारी बहन है तो बहुत सारे क्वेश्चन तय हो जाते, बहुत सारी बहस में पड़े बगैर मामला यहीं आ जाता कि क्या वो गिफ्ट ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि वेदर शी इज़ रियल डॉटर ऑफ द डिसीज ए, बी था। अब इसके लिए दो इशू बनेंगे इसमें, बेसिकली दो जो मेन इशू होंगे, बाकी दो इशू जितने भी हम इतराज़ लेते हैं वो बनते जाते हैं। एक इशू होगा कि वेदर प्लेंटिफ इज़ रियल डॉटर ऑफ द डिसीज्ड फलां, एंड नंबर टू होगा कि वेदर द गिफ्ट डीड फलां फलां डेटेड फलां इज रिजल्ट ऑफ फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस फोर्जरी लेटर बटर। ये दो इशू मेन। अच्छा, अब इसमें एविडेंस रेलिवेंट क्या बन जाएगी जब ये प्रपोजिशन इस तरीके से मैंने सपोर्ट किया। तो पहली इसमें बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, यूनियन काउंसिल में जो इंदराज किया जाता है। नंबर टू, अगर नादरा के पास कोई रिकॉर्ड है, बे फॉर्म है, कुछ शनाख्ती कार्ड बना है, वो आएगा। इसमें अगर वो बच्ची कहीं स्कूल में पढ़ी है तो स्कूल का सर्टिफिकेट आएगा कि उसमें उसकी वल्दियत क्या लिखी गई। अब हमने वल्दियत साबित करनी है, ज़हन में रखे सारी बात, और कोई चीज़ नहीं, ना इसकी उम्र का झगड़ा है, ना उसका कोई और मसला है, ना ये मसला ये बन गया है कि वो उसको अपनी रियल सिस्टर नहीं मान रही और उसकी बेटी नहीं मान रही। अच्छा, इसमें उसका निकाह नामा आएगा इफ़ शी इज़ मैरिड, ठीक है। अच्छा, कोई और डॉक्यूमेंट जो उसके वालिद ने ज़िंदगी में कहीं कोई एग्जीक्यूट किया, कोई कारोबार था, कोई पासपोर्ट बना उसका, फ़र्ज़ करें तो पासपोर्ट भी एक रेलिवेंट एविडेंस है। इसी तरह जो डिफेंडेंट्स हैं उनके लिए अब वो उस डॉक्यूमेंट पे निसार करेंगे जो हुआ है। अगर उनके पास इस बच्ची का कोई और बर्थ सर्टिफिकेट है जो उसकी ओरिजिनल वालिद ने जिस इनके बकौल कि वो किसकी हमारी बहन नहीं है, अगर है तो वो भी रेलिवेंट है। अब अगला क्वेश्चन आएगा एडमिसिबिलिटी का। अब उसको हम छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल, इसको साथ हम लेकर चलेंगे। अभी मैंने बताया कि रेलिवेंट एविडेंस क्या होती है, फिर हम एडमिसिबिलिटी भी आएंगे जब हम रेलिवेंट इसका आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी एविडेंस किस तरह एडमिसिबल होनी है, ठीक हो। अच्छा, इसमें अभी जैसा कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं CPC की, इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। नॉर्मली जो अभी पुराने केसेस चल रहे हैं उनमें
आर्टिकल 30 रूल 1 ऑफ CPC के तहत हर पार्टी ने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लीडिंग्स उन्होंने साथ अपना वो दावा तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं जिन पे उन्होंने इन्हिसार करना है, जिसे हम फ्री से इन्हिसार भी कहते हैं, और उसे उन्होंने पेश करना है। अभी जो नई अमेंडमेंट्स आ गई हैं उसमें आर्टिकल 10 to 12 में, उसमें अब प्रोसीजर बदल गया। उसमें तो बाकायदा आपने डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी को इंस्पेक्शन के लिए भी देने हैं, इसमें एडमिशन और डिनाइल भी होना है, और अगर आपने गलत डिनाइल किया किसी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को तो उस पर कोर्ट को बड़ा अख्तियार दिया गया कि वो कास्ट भी डाले जब ये फैसला करे कि डॉक्यूमेंट जेन्युइनली एग्जीक्यूट होगा। तो अब तो सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई। अब तो लिहाजा आपके लिए भी बड़ा आसान है जो ट्रायल कोर्ट होगी कि चीज़ें सारी नीचे से कहते हैं छन्नी होकर आएंगी एडमिन जज के पास से, आपके पास तो सारा वो बना आएगा कि हर चीज़ ठीक है, नीचे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं, एडमिट डिनाइल हुआ है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अब वो गुंजाइश बड़ी थोड़ी रह गई, एडिशनल एविडेंस वाली दरख्वास्त चलती थी, लेकिन चूँकि इसमें भी गुंजाइश तो है, ला तो वही पुराना ला तो बाकी सारा तो वही स्टैंड कर रहा है, और फिर कानूनी शहादत आर्डर में तो अमेंडमेंट नहीं हुई, वो तो उसी तरह स्टैंड कर रहा है। लिहाजा प्रोसीजर तो शहादत का वही चलेगा जो पहले चलता था, क्राइटेरिया भी वही होगा एविडेंस की एडमिसिबिलिटी का जो पहले चल रहा था। लिहाजा इसमें जब हम इस तरीके से देखेंगे तो फिर ये जो रेलेवेंट आज का हमारा टॉपिक है, इसमें चैप्टर 5 है कानूनी शहादत आर्डर का। अगर कोई भी जज, मैं ये अपने जजेस से मुखातब कर रहा हूँ, वैसे वकला से भी, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है मेरे भाइयों के लिए, अगर कोई वकील और कोई जज चैप्टर 5 पे हावी हो, ये 72 से लेकर आर्टिकल 72 से लेकर 100 तक है, 128, 29 आर्टिकल है। इसमें कुछ बहुत ही रेलिवेंट है और कुछ ऐसे ही रूटीन में है, ज़्यादा 10-12 मैं पढ़ूंगा जो बहुत रेलिवेंट होगा। अगर उसमें उसकी दस्तरस हो, कमांड हो, तो मैं दावे से कहता हूँ कि उस कोर्ट में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये जो जितने तनाज़े होते हैं छोटे छोटे, वो आया हम करते क्या है, वो शहादत लिखी जा रही है, एक फ़ोटो कापी आ गई है, जनाब ये करे, उनका जी ये नहीं हो सकती, उसका चलिए ताबे उज़र कर लें, जज साहब ने लिखा ठीक है ताबे उज़र, शहादत आप फैसला किया जाएगा जब फाइनल फैसला किया जाएगा। अच्छा, वो फाइनल जिसने ताबे उज़र लिखा उसने ये नहीं लिखा कि उज़र क्या है ना, लिखा ताबे उज़र। अब जिस जज ने फैसला करना है वो छठा जज आएगा, 5 जज ट्रांसफ़र हो गए होंगे, अब छठे जज को कोई पता नहीं है कि उज़र क्या लिया गया था, लिहाजा वो उज़र भी बेमानी हो गया, वो इतराज़ ही सारा ख़त्म हो गया और वो सारा जो हुस्न था उस बात का। लिहाजा मैं आगे बताऊंगा अभी कि जब ऐसा करना है, फिर अभी पहले मैं ज़रा कुछ जजमेंट रेफर कर लूँ, फिर मैं जो बताऊंगा कि 2 तरीके इस तरह इस सिचुएशन निकलने के क्या तरीके होते हैं जो कानूनी हैं और जिससे हुस्न भी बढ़ेगा और तनाज़ा भी नहीं होगा, बार के वो भी मुतमिन हो गए और फिर अपॉर्चुनिटी भी देंगे उनको कि भाई इसको साबित करें अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि ये डॉक्यूमेंट आ गया और फिर वो ले लिया गया और फिर हमने उसको ताबे उज़र करके फिर उज़र का फैसला वो क्या देता है, रोज़े हशर नहीं होता उसमें, और वो इस तरह केस चलता रहता है। तो ये इससे हमने बचना है। लिहाजा सबसे पहले आर्टिकल 72 है, स्टार्ट इसको वो कहता है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। ये आर्टिकल 72 आपको ये गुंजाइश दे रहा है कि कोई भी कंटेंट्स किसी डॉक्यूमेंट्स के, ये आइदर दे मे बी प्रूव थ्रू प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। आपने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, जो प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने पेश कर दिया, दैट्स ऑल। अब अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, गुम हो गया है, दूसरी पार्टी के कब्जे में है, ज़ाया हो गया है, पानी में, सैलाब में, आग में, किसी जगह पे, अब आपके पास आपने सेकेंडरी एविडेंस पेश कर दी। दोनों सूरतों में ये आर्टिकल जो है पहला 72 ये आपको ये देता है, गुंजाइश देता है कि प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी, दोनों की अहमियत सेम होगी, कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला ज़ाहिर है प्राइमरी तो प्राइमरी है, अगर वो नहीं है तो फिर आपने सेकेंडरी की तरफ जाना है। अब 70 आर्टिकल क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है क्या, ये थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ज़रा इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 74 है, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हेयरआफ्टर कंटेन्ड। मुख्तलिफ महकमों की, मुख्तलिफ अदारों की सर्टिफाइड कॉपीज आती हैं। आपकी जजमेंट की कभी भी असल कॉपी पेश नहीं हुई किसी दूसरी कोर्ट में, किसी उसी कोर्ट में भी सर्टिफाइड कॉपी पेश होती है, जजमेंट वही है
लेकिन उसकी सर्टिफिकेट कॉपी, किसी आप दफ्तर में जाएं, आपको कोई दफ्तर, कोई सरकारी इदारा आपको ओरिजिनल कॉपी नहीं देगा, वो उसकी सर्टिफिकेट कॉपी तैयार करेंगे, सील लगाएंगे, साइन करेंगे या सर्टिफाइड अटेस्टेड टू बी ट्रू कॉपी लेकर आपके वाले का, ये है तरीका सर्टिफिकेट कॉपी। कॉपी इज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ये तो फोटो कॉपी वगैरह होती है। कॉपी इज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, असल है, असल नहीं दी जा सकती, उसने उसके साथ कंपेयर की, कहा जी ये असल के बराबर, साइन किया, नाउ इट इज सेकेंडरी एविडेंस। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अ केस द पार्टीज हु डू नॉट एग्जीक्यूट दैम, ठीक है, अगर उसके जो हिस्से होते हैं अगर उन्होंने खुद नहीं किया उसको, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, ओरल का भी इसमें आएगा, इसने कहा जी मैंने ये देखा है, ये डॉक्यूमेंट मैंने देखा है। आप अक्सर होते हैं ना, कई दफ़ा आप सरकारी बंदे बुला लेते हैं, वो कहते हैं जी ये बिल्कुल है जी, मैंने रिकॉर्ड में ये डॉक्यूमेंट देखा है, ये एक बात का ये भी सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। फोटोग्राफ ऑफ, फोटोग्राफ आजकल बन जाती है, ये सारा चलता है आजकल, स्क्रीन शॉट लोग ले लेते हैं, ये सारा सेकेंडरी एविडेंस है। अच्छा, अब इसको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाई प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाई प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केस इन आफ्टर मेंशन। वो पहले मैंने कहा कि जो प्राइमरी एविडेंस का यही सबूत है कि आपने ओरिजिनल टेंडर कर दिया, दैट्स ऑल, इसमें कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। असल क्वेश्चन जो झगड़ा है, तनाज़ा है, वो है 76 में कि केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, किस तरह किन केसेस में दी जा सकती है। ए, ये जरा गौर से सुनना, मैं इससे सारा नहीं पढ़ूंगा, 2-3 जो रेलेवेंट है पढ़ूंगा, बाकी इसमें लंबे छोड़े जो जिसमें हमारा आज फोकस होगा इस लेक्चर का। When the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to prove, आप ऐसा डॉक्यूमेंट साबित करना चाहते हैं जो आपके कब्जे में नहीं है, कब्जे दूसरे बंदे के, उसके खिलाफ आप साबित करना चाहते हैं, वो तो कब्जा दे नहीं रहा उस डॉक्यूमेंट का, तो फिर क्या हाल है, फिर सारे सेकेंडरी एविडेंस के चलेंगे, या उसको नोटिस कहेंगे कि पेश करो, वो नहीं पेश करता, फिर मैं नोटिस में भी आऊँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फिर वह वैन द, इसमें सी पे आ जाए, ये ज़्यादा रेलेवेंट सी वाला होगा। वैन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, ये बहुत सारा मेन इसी पे थ्रस्ट चलता है हमारा। वैन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, और वैन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट और निगलेक्ट प्रोड्यूस इट इन रीजनेबल टाइम। जब उसके पास गुम हो गया है, ज़ाया हो गया है, जल गया है, दरिया बुर्द हो गया है, पानी में, जिस तरह भी आप कह लें, वो फिर उस सूरत में हम उसको जब पहले तयन कर लेंगे, मैं भी जजमेंट्स दूंगा, तयन पहले करेंगे हम कि वाकई ऐसा हुआ है, तो फिर हम उसको सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएंगे। मैन ड्यू टू द वॉल्यूम और बल्क ऑफ ओरिजिनल कॉपीज, बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने एक दफ़ा शहादत लिखी थी, पता नहीं ननकाना साहब की एंटी करप्शन में, तो वो हमें एक ट्रक में मंगवाना पड़ा था, वो जो रजिस्टर थे, वो असले का केस था, तो वो मुझे बड़ा मसला था, मैं बाहर जाकर देखा यार इतना बड़ा ट्रक में, वो लोडर में आई गाड़ी में, तो यार इस तरह का जब आप नहीं शिफ्ट कर सकते तो फिर उसकी सेकेंडरी एविडेंस भी पेश की जा सकती है। व्हेन द ओरिजिनल इज पब्लिक डॉक्यूमेंट विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 85, यस, पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं, उसकी ओरिजिनल आएगी, उसकी सर्टिफिकेट मैंने पहले कहा है, वो जो भी महकमे का इंचार्ज होगा वो टेस्ट कर देगा, सर्टिफिकेट कर देगा उस पर। When the original is a document which is certificate copy is permitted by this order or by any other law enforcement, अच्छा ये मेन वही था। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा केस लॉ के साथ इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं। एक जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की 2001 YL और 1884 लाहौर, 2001 YL और 1884 लाहौर। इसमें क्वेश्चन आया कि लॉस ऑफ प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस इन सच सिचुएशन इज टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड subject to the condition that sufficient material must be placed before the court called the loss of primary evidence by virtue of chapter 5 of कानून शहादत आर्डर, ये जो भी पढ़ रहे हैं, आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं, नो डाउट, बट आपने पहले ये साबित करना है कि ओरिजिनल लॉस्ट हो गया, ओरिजिनल हमारे कब्जे में नहीं है, ओरिजिनल दूसरी पार्टी के कब्जे में है, ओरिजिनल जल गया है, ओरिजिनल, ये अगर ये साबित कर दें
तो हम करते क्या हैं, जहाँ झगड़ा होता है हमारे वहाँ हम ये साबित नहीं करते, हम स्टेट में उसकी कॉपी पकड़ते हैं, फोटो कॉपी करें, जनाब मेरे पास ये कॉपी है, मेरे घर से निकली है, मेरे क्लाइंट के पास है, मैंने नहीं, इसको पेश करने का करें, ये फोटो कॉपी पेश हो सकती है, मैं भी बताऊंगा, बिल्कुल हो सकती है, नथिंग टू बी वरीड, बट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। हम प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, उस प्रोसीजर फॉलो ना करने की वजह से वो डॉक्यूमेंट भी जाता है, नाम उसको वो जो मैंने पहले अर्ज किया ताबे उज़र लिख देते हैं, उसका फैसला नहीं होता उस उज़र का। अच्छा, वो जब बहस की स्टेज आती है तो जज साहब कहते हैं मुझे क्या पता क्या उज़र था, वो मैं तो इसको नहीं मानता, ये तो फोटो कापी है। अगर वो फोटो कापी प्रॉपरली टेंडर की गई हो, जिस तरह ये जजमेंट कह रही है कि इसकी छोटी सी इंक्वायरी होती है, आपने पेश किया, मसलन लाहौर में सभी जानते हैं, हमारे दोस्त जो लाहौर में रहे हैं, जो उस ज़माने के आपको बैठे हैं, एक ज़माने में 98 में गालबन ये लाहौर की ज़िला कचहरी में आग लग गई थी, एक जुलूस में वो वाक़या हो गया था, तो उसमें सारा रिकॉर्ड जल गया था डीसी ऑफिस का, तो उसमें हमारा सारा रिकॉर्ड रूम वहीं होता था, सारे सिविल कोर्ट्स का। तो मुझे याद है उसके बाद मैंने काफ़ी दफ़ा लाहौर में पोस्टिंग की, तो हम बहुत सारी 12-2 की दरखास्तें, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइल्स भुगताते रहे, अभी तक भी चल रहा है शायद वो ज़ाहिर। अच्छा, उसमें बड़ी जेन्युइन रीज़न है, अगर कोई बंदा कहता है जनाब वो मेरा तो जल गया है, तो ज़ाहिर हमें उसकी सेकेंडरी एविडेंस माननी पड़ेगी। तो ये इंक्वायरी है, इसमें ये थी कोई आपने कोई वो बयान लिखने हैं, पर उस बंदे ने जस्टिफाई करना है। मैं इसकी जो इंटरप्रिटेशन लूँगा वो ये है कि नॉट टू गो इनटू अ डिटेल्ड इंक्वायरी, रादर टू जस्टिफाई दैट द ओरिजिनल हैज़ बीन लॉस्ट, द ओरिजिनल हैज़ बीन लॉस्ट इन सम फायर, इन सम फ्लड। मैंने घर शिफ्ट किया, मेरे को मैंने छीन के ले गया, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे को मुझे बस ये आपने कुछ ना कुछ ग्राउंड देनी है, तो फिर आप जज साहब को कन्विंस करेंगे कोर्ट को कि जनाब आए मेरी सेकेंडरी। हम करते नहीं है, इस वजह से वो तराजा बन जाता है वहीं, फिर वो ताबे उज़र करके जज साहब वकील को भी राज़ी करते हैं, वकील साहब को भी, वकील साहब से मैंने करा लिया। बेसिकली मैं भी बताऊंगा कि उसका नुकसान क्या होता है, अभी मैं अगली जजमेंट में ये बताऊंगा। अब इसी पे 1992 इसी पॉइंट पे जो मैंने बयान किया, और जजमेंट्स बहुत सारी मैं दूंगा। 1992 SCMR पेज 1741, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। 1992 SCMR पेज 1741, ये कहते हैं कि व्हेन ओरिजिनल गिफ्ट डीड वाज नॉट प्रोड्यूस्ड इट्स कॉपीज वर नॉट एडमिटेड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास था, उन्होंने उसकी पेश नहीं किया, फोटो कापियाँ ले आए, अदालत ने रिफ्यूज़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक अप हेल्ड रहा। वो कहते हैं ये आपको पहले साबित करना चाहिए था कि हमारे पास नहीं है। ये जो नहीं वाली बात है, ये मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात है। अगर ये समझ गए आज मेरा लेक्चर, तो मैं समझूंगा कि मैं कन्वे कर गया अपनी बात। ये पहले साबित कराना है पार्टी ने कि जनाब हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, क्यों नहीं है, ये वजह भी बतानी है अपनी दरखास्त में, या अपनी ओरल जो भी असर्शन करनी है। तो फिर जज साहब ने थोड़ा सा, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपने जजेस बैठे हैं, कि इसमें थोड़ा लिबरली देखें। ये पता है मसला क्या है, ये जो सिविल केसेस है ना हमारे, इसमें राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप समैरली रिजेक्ट ना करें दरखास्त को कि जी मैं नहीं मानता जी, ये बिलेटेड स्टेज है। नो 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 नॉट अलाउड। लेट द इंटायर एविडेंस कम ऑन द रिकॉर्ड, कोई बात नहीं। ये फैसले वाले दिन भी कोई पार्टी आ गई है कि जनाब मेरे पास, ये बात का जेन्युइनली होता है, वकला को भी नहीं पता होता इस बात का। वो अपने साइड से पूछती है, यार ये देखो ये कह रहा है कि ये तुम्हारे वालिद ने ये प्रॉपर्टी 1945 में कहीं दे दी थी दूसरी पार्टी को है आपके पास। वो कहता सर ठहरो मैं जाकर देखता हूँ, फिर जाकर देखता घर से कोई डॉक्यूमेंट लेकर। तो लिहाजा जब तक आप देखिए फैसला आपने करना है, लेकिन कोई पार्टी कोई फरीक अगर ये समझे कि मुझे मौका ही नहीं दिया गया, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि मैं अपनी बात कह सकता, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड पे ला सकता, तो ये जुल्म होगा, ये नाइंसाफ़ी है। लिहाजा डोंट वरी कि ये लेट हो गया, कोई बात नहीं, कास्ट डाल लें। हर डॉक्यूमेंट जो कोई पार्टी पेश करना चाहती है उसे आने दें, उसको आपने असेस करना है, उसको आपने दें। हाँ, लेकिन उसका एक तरीका अगर मैं बताऊंगा कि हर डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं आना कि जी ये मेरा ले लें, उसका जो जिस तरह मैं कह रहा हूँ अभी मैं उसका तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने वो एक्सेप्ट करना होता है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है, द कोर्ट शुड बी a little bit liberal to while accepting the documentary evidence, so that the court may reach to the crux of the controversy in a befitting manner. That's the spirit of the law. अब इसमें एक और जजमेंट है आर्टिकल 75-76 पर, if original document is not produced its copy would not be admissible unless, ये फिर वो बात, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता रहा हूँ, unless नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल इज प्रूव्ड। जब तक आप उसको साबित नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD
2005, PLD 2005, Supreme Court, page 418, page 418, PLD 2005, Supreme Court, page 418, और इसी पर दूसरी जजमेंट भी लिख लें, 1989 SCMR, पेज 1001। अब ये जो जजमेंट मैंने अभी पढ़ी है, ये थोड़ा सा इसमें ज़रा ये आपको इख्तियार क्या दे रही है, कोर्ट को क्या इख्तियार है। 1989 SCMR, पेज 1001, ये कहती है डिस्क्रिशन इज विद ट्रायल कोर्ट टू डिटरमन whether sufficient grounds have been made out for the admission of secondary evidence instead of primary evidence when it is lost or not available। कहते ये डिस्क्रिशन जो है ये ट्रायल कोर्ट पर है, ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट पर है कि वो ये देखे कि क्या इन्होंने माकूल वजूहात बयान कर दी हैं ओरिजिनल पेश ना करने, प्राइमरी एविडेंस ना पेश करने की, देन द कोर्ट में अलाउ सेकेंडरी एविडेंस। ये बढ़िया हम जजमेंट है, ये इसमें जो आपको जो डिस्क्रिप्शन है ये 1989 वाली, ठीक। इसी पॉइंट पर एक और जजमेंट भी है, द सेम रूल हैज़ बीन एलाबोरेटेड, PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट, पेज 410, पेज 410। अच्छा, अभी एक जजमेंट बड़ी खूबसूरत दी लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली, जस्टिस शाहिद वाहिद साहब की जजमेंट, ऑनरेबल जस्टिस, ये नोट कर ले, मैं इसको पढ़ता हूँ जरा, इसमें 2-3 रूल्स लेट डाउन किए गए हैं। ये 2020 CLC 2020 CLC, पेज 1950 लाहौर। ये कहते हैं कि if the original document is available, then same being the best evidence must be produced. Number 1, if the original document is available, then same being the best evidence must be produced. If it could not be produced, यानी original document produce नहीं किया जाता due to its loss, then lesser higher evidence should be brought on the record, that is secondary evidence. The rationale behind it, that if a person who made his best efforts to produce primary evidence but it was beyond his control and capacity, ये बढ़िया हम बात है, यही है असल में जिसके गिर्द सारा लाग घूमता है कि उसके कंट्रोल और उसकी कैपेसिटी से बाहर थी ये बात कि वो ये शहादत लेकर आता तो नहीं ला सका। बियॉन्ड हिज कंट्रोल एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्राइमरी एविडेंस बट इट वाज नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन हु डेलिबरेटली विद मैलाफार्टी रिफ्यूज टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये कहते हैं ये जो प्रोविजन है 76 आर्टिकल है, ये उन लोगों के लिए है जो सी जो है इसका सी जो हम जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोशिश की, नेक नीति से कोशिश की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना मिल सका, ट्रेस ना हो सका, अवेलेबल ना हो सका। ये उन लोगों के लिए ही है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और उन्होंने पेश नहीं किया डेलिबरेटली, वो तो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ये जजमेंट बड़ी ये लेटेस्ट जजमेंट है और मैं समझता हूँ ये ट्रेंड सेटर है इस पर। इसी पर यहाँ जब हम करेंगे ना थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, मैं अभी उसको भी एलेबरेट करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट आके आर्टिकल 85 में हम चलेंगे, सारा मैं पढ़ दूंगा। बुनियादी फ़र्क यह है कि सरकारी और गैर सरकारी चले हम कर लेते हैं मोटा मोटी कर, इसमें बहुत सारे महकमे इन्वॉल्व हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के साबित करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, यहाँ झगड़ा पब्लिक डॉक्यूमेंट पे नहीं होता, झगड़ा होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी मैंने जजमेंट पढ़ी ना, ये जो पहले मैंने पढ़ी है लाहौर वाली 2001 वाली, उसमें एक ध्यान में रख लें ज़रा, ठीक है, एक नई बात है इसमें। वो कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट वेयर द ओरिजिनल लेटर ऑफ द गवर्नमेंट वाज नॉट समन्ड
where the original document letter of the government was not summoned, a copy of such letter was not admissible in evidence. अब मैं बताता हूँ, पार्टी पेश करना चाहती है कोई कॉपी किसी लेटर की जो गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने जारी किया है, किसी फर्ज करें सेटलमेंट डिपार्टमेंट का लेटर है, फर्ज करें एक्साइज का है, फर्ज करें रेवेन्यू वालों का है, लेकिन ओरिजिनल नहीं उन्होंने समन नहीं किया। ओरिजिनल अवेलेबल है, ओरिजिनल अवेलेबल स्टिल इन द रिकॉर्ड। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि वो इस तरह साबित नहीं कर सकते। उनसे पहला काम यह है कि उस रिकॉर्ड को समन कराएं, या उसकी सर्टिफाइड कॉपी हो, अटेस्टेड हो कि ठीक है कि ये हम पेश करा रहे हैं। अगर आप खाली फोटो कॉपी पकड़ते हैं, कहते जनाब ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये गवर्नमेंट ने जारी किया है, नहीं, इस तरह साबित नहीं होगा। ये जजमेंट कहती है कि मैंने जो लाहौर वाली जो पहली जजमेंट 1884 पेज वाली 2001 वाली बताई, उसी में ही है। इस तरह नहीं होगा। आपने उस डॉक्यूमेंट को, उस लेटर को समन करने की कोशिश करनी है, दरख्वास्त देनी है कि जनाब रिकॉर्ड समन